स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती ज्ञानधारा पर। कक्षा 12 की जीव विज्ञान में पुष्पी पाठकों में लैंगिक जनन चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था किस प्रकार से एम्ब्रियो से एक भ्रूण कोष या कहें कि मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। आज हम जानेंगे कि मादा युग्मकोद्भिद कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, मादा युग्मकोद्भिद के प्रकार, काइंड्स ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट देखेंगे। मादा युग्मकोद्भिद मादा युग्मकोद्भिद के विकास में भाग लेने वाले मादा युग्मकोद्भिद के विकास में भाग लेने वाले दीर्घ बीजाणु की संख्या के आधार पर मादा युग्मकोद्भिद निम्न तीन प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। मतलब जब मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण हो रहा होता है तो उसमें जो आपके दीर्घ बीजाणु थे, तो दीर्घ बीजाणु कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनकी संख्या के आधार पर ही मादा युग्मकोद्भिद या कहें फीमेल गैमेटोफाइट तीन प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 देखने कौन कौन से हो सकते हैं। ये नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। एक बीजाणु। नंबर 2 द्विबीजाणु। और थर्ड हो जाएगा आपका चतुर्बीजाणु। ये तीन प्रकार के तीन प्रकार के आपके मादा युग्मकोद्भिद हो सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इनको एक एक को देख लेते हैं। पहला है आपका एक बीजाणु। नंबर 1 एक बीजाणुक ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक। एक बीजाणु मतलब मोनोस्पोरिक। देखेंगे इसमें
दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने चार दीर्घ बीजाणुओं में से केवल एक ही दीर्घ बीजाणु आपको मालूम है कि दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप चार दीर्घ बीजाणुओं का निर्माण होता था जो एक लंबवत चतुष्क में व्यवस्थित होते हैं या टी के आकार में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं इनमें चार दीर्घ बीजाणु में से केवल एक ही दीर्घ बीजाणु सक्रिय रहता है। तो आप अंडरस्टूड बताइए सबको रहता है। इसमें मादा युग्मकोद्भिद विकसित होता है। सॉरी, यहाँ पे इससे कर देंगे, इससे मादा युग्मकोद्भिद विकसित होता है। मतलब मोनोस्पोरिक में बता रहे हैं कि दीर्घ बीजाणु में चार बनते हैं उनमें से एक ही आपका सक्रिय रहता है और उसी से मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं मतलब एक बीजाणु जो आपका मादा युग्मकोद्भिद है ये भी आपका दो प्रकार का होगा। पहला है आपका एक बीजाणुक आठ केंद्र की, एक बीजाणु 8 केंद्र की, मोनोस्पोरिक एंड 8 न्यूक्लिएटेड। ठीक है, ठीक है, लिखते हैं क्या इसमें 8 केंद्रक तथा 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड ये आपका होता है। ठीक है, इस प्रकार के भ्रूण कोश को
जो ये आपका 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड जो भ्रूणकोश बनेगा उसे पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कहते हैं। अधिकांश आवृतबीजी पादपों में इसी प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है। इसी प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है। अब दूसरा अगर इसका देखेंगे तो क्या है आपका एक बीजाणुक चार केंद्र की मोनोस्पोरिक एंड 4 न्यूक्लिएटेड। इसमें लिख देंगे एक लाइन, इसमें केवल 4 केंद्र पाए जाते हैं। 4 केंद्र पाए जाते हैं। इस प्रकार का भ्रूणकोश ओइनोथेरा प्लांट होता है ओइनोथेरा। ठीक है, ये आपका किसमें पाया जा रहा था? पॉलीगोनम प्रकार का है, ओइनोथेरा में पाया जाता है। तो आपका एक बीजाणु हो गया। अब नंबर 2 आएगा, देखिए नंबर 2 द्विबीजाणु। ब्रैकेट में अंग्रेजी में लिख सकते हैं बाईस्पोरिक फीमेल गैमेटोफाइट है, बाईस्पोरिक क्या एम्ब्रियोसाइट। इसमें मादा युग्मकोद्भेद के विकास में दो दीर्घबीजाणु भाग लेते हैं। 4 बनते ही आपको पता है, अगर 2 भाग लेते हैं तो आपका द्विबीजाणु हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेंगे या एक लाइन और लिख लेंगे। ये
सामान्यतः 8 केंद्रकीय होते हैं। आठ केंद्रकीय होते हैं, मतलब 8 न्यूक्लियस, 8 केंद्रक इसमें भी आपके पाए जाते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल लिख लेंगे, उदाहरण किसमें, प्याज। प्याज में आपका बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सेप होता है, यानी कि द्विबीजाणु मादा युग्मकोद्भिद होता है। ठीक है, नंबर 3 की बात देखें, नंबर 3 थर्ड का आंसर था आपका चतुर्बीजाणु। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, टेट्रास्पोरिक। टेट्रास्पोरिक। इसके निर्माण में चारों, एक दीर्घ जो आपका लिखा था अभी, जो मादा युग्मकोद्भिद में क्या होता है कि जो आपकी दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका होगी उससे 4 जो है दीर्घ बीजाणु बनते हैं, तो यहाँ पे चारों पार्टिसिपेट करेंगे। इसके निर्माण में चारों दीर्घ बीजाणु भाग लेते हैं। चार दीर्घ बीजाणु भाग लेते हैं। ये 8 केंद्र की या 16 केंद्रकीय होते हैं, यानी या तो इसमें 8 केंद्र पाए जाते हैं और या कितने पाए जाते हैं, 16 पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका मादा युग्मकोद्भिद के प्रकार हो गए हैं। मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण में भाग लेने वाले दीर्घ बीजाणुओं की संख्या के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, एक बीजाणु, द्विबीजाणु को चतुर्बीजाणु। एक बीजाणु को अंग्रेजी में बोलते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक। अगर कह रहे हैं उसके निर्माण में एक दीर्घ बीजाणु भाग ले रहा है तो उसे क्या कहेंगे, एक बीजाणु कहेंगे। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक बीजाणु 8 केंद्र की, ठीक है, इसमें 8 केंद्रक और 7 कोशिकी होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक, 7 कोशिकी 8 केंद्र की भ्रूणकोश। और इसे पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश भी कहते हैं, क्योंकि ये पॉलीगोनम नामक पौधे में पाया जाता है। सामान्यतः या कहीं अधिकांशतः आवृतबीजी पादपों में पॉलीगोनम प्रकार का ही जो है भ्रूणकोश पाया जाता है, यानी कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, 7 कोशिकी 8 केंद्र की भ्रूणकोश ही अधिकांश आवृतबीजी पादपों में पाया जाता है। दूसरा था आपका एक बीजाणु 4 केंद्र की, इसमें केवल यह है आपका क्या, एक बीजाणु की एक ही दीर्घ बीजाणु से विकसित हो रहा है, लेकिन इसमें केंद्र कितने होंगे, 8 ना होंगे, कितने होते हैं, 4 केंद्र होते हैं। और एग्जांपल याद रखेंगे ऑइनोथेरा, ये ऑइनोथेरा नामक पौधे में एक बीजाणु 4 केंद्र की भ्रूणकोश पाया जाता है। फिर आता है द्विबीजाणु। अगर फीमेल गैमेटोफाइट या कहे मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण में 2 दीर्घ बीजाणु पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, तो वो आपका द्विबीजाणु मादा युग्मकोद्भिद होता है। इसमें 8 केंद्र की होते हैं, यानी 8 केंद्र की ही होता है। एग्जांपल याद रखेंगे प्याज। तीसरा आता है चतुर्बीजाणु। अगर मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण में चारों दीर्घ बीजाणु भाग लेते हैं तो इस प्रकार बना मादा युग्मकोद्भिद चतुर्बीजाणु कहलाता है। ये 8 केंद्र की या 16 केंद्र की होता है, यानी इसमें या तो 8 केंद्रक होंगे या तो फिर 16 केंद्रक होंगे। तो इस प्रकार से ये आपका आज मादा युग्मकोद्भिद के प्रकार हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो से अब हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनेशन, परागण। परागण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है,
परागण के लिए युक्तियां क्या है, परागण के लिए पौधों में रूपांतरण क्या होते हैं, ये अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज आपको इतना ही कंप्लीट हो गया। आशा है आपको ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, एंड तक देखें अवश्य, फिर वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के बाद इसे अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सरस्वती ज्ञानधारा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। और बने रहिए, देखते रहिए सरस्वती ज्ञानधारा। थैंक यू।